वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेज ऑफ मान्य शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम GGIC विजयनगर गाजियाबाद, प्रेजेंटिंग a second lecture of your class 11th chemistry chapter 4 chemical bonding and molecular structure. In previous lecture students, I can explain you about covalent bond, its structure, what is about the valency. Then today we can proceed to the ये मैं आपको बताऊंगी कि आज बच्चों आपको क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको ये बता रखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसके कैरेक्टर क्या हैं, कैसे शेयरिंग से बनता है और हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। नेक्स्ट में मैं अब आज बताने जा रही हूँ आपको कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और आपको थ्योरीज़ के बारे में बताऊंगी कि आपकी वेस्पर थ्योरी क्या है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि फॉर्मल चार्ज क्या है, कि हम फॉर्मल चार्ज हमारा क्या होता है। अब देखिए, फॉर्मल चार्ज की पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, उसके बाद बच्चों मैं आपको निकालने का मेथड बताऊंगी कि फॉर्मल चार्ज क्या है। डिफाइंड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी आपका एलिमेंट है, उसकी जो शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस में, चाहे एक हो सकते हैं, चाहे दो, तीन, चार, कुछ भी हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी हमें इसे, ये आपका सपोज हम ओजोन ले रहे हैं बच्चों, और हम कहते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। या तो फ्री स्टेट में देखिए, यहाँ पे ये बच्चों बॉन्ड भी बना रहा है ऑक्सीजन, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन आपको फ्री फॉर्म में भी दिख रहे हैं। तो इसको कंबाइन करके हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं कि कितने इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या तो फ्री स्टेट में, और कितने आपके क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे कि जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम इसे कैसे समझेंगे, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए लूज स्ट्रक्चर। लूज स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस में कि डॉट के थ्रू जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बॉन्डिंग करा के, या तो हम इलेक्ट्रोवैलेंट कराएं या तो हम कोवेलेंट कराएं, तो इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। अब अगर हम इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि फ्री स्टेट में इसके पास नॉर्मली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो इसे आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 होते ही होते हैं, तो ये हो गया। फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या पेयर, लोन पेयर ऑफ, कि जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ की देखिए, यहाँ पे 2 है, यानी ये जो 2 हैं वो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर रहे हैं। फिर आप क्या क्या है, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब है कि ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दे रहे हैं, अगर हम इन सबको माइनस कर दें तो ये जो एक ऑक्सीजन है, हम इस तीनों ऑक्सीजन के ऊपर, ये बच्चों हमने आफ्टर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं, ये फॉर्मल चार्ज है जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। अब ये कैसे निकाला है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए अब मैं एक एक आपको बताऊंगी कि ये देखिए, ये ओजोन है बेटा, ठीक है। ओजोन आपका क्या होता है, O3 होता है, और ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन में बच्चों क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप 3 ऑक्सीजन के वैलेंस क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स देखिए बच्चों लिख लीजिए। अब हम इसे मानते हैं 1। अगर हमें पहले वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता रखा है कि क्या है, 8 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे बच्चों तो वो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 1s2 2s2 2p4 आएगा। तो 2s2 2p4 कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। तो हमने ये रख दिया 6 माइनस। अब 6 माइनस आपका बचा क्या था, नंबर ऑफ, क्या थे, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका 2 आ गया। माइनस हाफ इनटू था शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, आप इसे देखोगे तो ये देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5 6। तो टोटल कितने आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन के चारों तरफ बच्चों, 6। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 रख दिया। तो इस ऑक्सीजन पे आपका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, +1। जब मैं सेकंड निकाल के बच्चों आपको दिखाऊंगी तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब आप सेकंड वाला देखिए कि O2 पे क्या है, 6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आपका क्या था, माइनस अनपेयर्ड यानी नॉन बॉन्डिंग
2 और 2 4 ये रख दिया, हाफ इंटू बॉन्डेड, बॉन्डेड कितने हैं 1 2, बॉन्ड कितने बनाने 4 इलेक्ट्रॉन तो है तो 4, तो इस वाले पे क्या आएगा फॉर्मल चार्ज 0, इस पे +1। अब आप थर्ड वाले को देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ कितने हैं नॉन बॉन्डिंग, तो देखिए 6 दिख रहे हैं आपके, 6 माइनस बॉन्डेज कितने हैं 2 है, तो इस पे बच्चों क्या आएगा -1। तो अब आप फॉर्मल चार्ज देखोगे तो इस पे -1, इस पे 0 और इस पे +1। इसी के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने ये जो कि आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है फॉर्मल चार्ज ऑफ ओजोन। तो फॉर्मल चार्ज अगर हमें निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। देन हम आते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बच्चों क्या है कि ये जो बॉन्ड है एक तरीके से समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट के बीच का है। कहने का मतलब है कि बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें कोवैलेंट के कैरेक्टर भी होंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट के कैरेक्टर भी होंगे। कैसे होंगे कि अगर हम ऐसे दो एलिमेंट ले लें, दो हम ऐसे एलिमेंट ले लें, कोई भी ले लें और दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा बॉन्ड बनाते हैं कि जिससे वो दोनों में शेयर हो। समझिए कैसे है कि कोवेलेंट बॉन्ड ही है इन विच द इलेक्ट्रॉन इज पेयर इज डोनेटेड बाय। इसमें क्या करेगा मैं स्ट्रक्चर एग्जांपल से बताऊंगी कि डोनेट तो करेगा बच्चों, ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मार्क, डोनेट को करेगा, बट ये जो डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दे दिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है ये दोनों में शेयर होंगे। कैसे, ये देखिए आप, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये देखिए मैं NH3 और BF3 बनाइए, तो सबसे पहले बच्चों आप अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है 5 होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन के पास एक, तो ये आपने अमोनिया बना लिया। अब देखिए अमोनिया के पास तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 बन गए और ये 8 हो गए। लेकिन इसके साथ ही हमने क्या जोड़ रखा है बोरॉन। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने होते हैं 3 होते हैं, तो इसने 3 बोरॉन को आप जोड़ दिया। अब इसके पास कितने हैं 6 हैं, इसे 2 चाहिए और इसका ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है बच्चों कंप्लीट हो रखा है। तो हम क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देखिए इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। कहने का मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ये पार्शियल इलेक्ट्रोवैलेंट होता है और पार्शियल क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखिए इसमें लिखा है कि ये डोनेट तो कर रहा है बट ये क्या करेगा शेयर होगा दोनों कि अगर काउंट करोगे तो ये इसमें भी होगा और बोरॉन में भी काउंट होगा। कंप्लीट देगा नहीं बच्चों, अगर कंप्लीट दे देगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जाएगा, कंप्लीट अगर शेयरिंग कर लेगा तो आपका वो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा ये जो है आपका इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा, और ये हम इसलिए करते हैं कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि दोनों एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की नीड हो तो वहाँ पे आप क्या बनाते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इसको हम डेटिव भी कहते हैं कि ये दे रहा है लेकिन कम्प्लीटली नहीं दे रहा है। आप एक दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, अगर मैंने आपसे कहा बच्चों ओजोन का बना दीजिए O3, अब आपने 1 लिखा 2 लिखा देखिए 3 लिखा, यहाँ पे देखिए क्या है 6 होते हैं एक ऑक्सीजन के, तो 2 ये हो गए। इस वाले के पास भी देखिए 2 ये इधर बॉन्ड बना रखे हैं 2 ये इधर है, तो इस पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इस वाले पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये जो यहाँ पे जो 2 A है जो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का 2 हैं, तो ये देखिए इसमें भी काउंट होंगे और दोनों को नीड है तो दोनों में काउंट होंगे। तो ये एक तरीके से क्या है कोवैलेंटी बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो डोनेट करता है लोन पेयर ये 1 एटम पर शेयर क्या होते हैं वो दोनों के द्वारा शेयर होते हैं, जिससे कि दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए बच्चों कंप्लीट हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने NH3 और Cl बनाया था ये देखिए आपका ये NH3 है, नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और ये HCl बना, तो ये देखिए ये आपका हाइड्रोजन का ग्रीन कलर से और क्लोरीन का येलो से, तो ये HCl है। अब ये क्या है कि इस नाइट्रोजन का अगर हम ये बना रहे हैं तो ये देखिए ये क्या करता है कि क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने छोड़ करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसे भी पूरे क्या चाहिए 8 चाहिए, ठीक है इसे पूरे क्या चाहिए 8 चाहिए, और ये क्या करेगा ये हाइड्रोजन आएगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा छोड़ के आएगा और वो इससे क्या करेगा जुड़ जाएगा। तो हम ये क्या कहते हैं हमारा मोटिव ये है कि तो ये जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये NH3 पे भी कंसीडर होगा और आपके अगर आप बना रहे हो तो वो HCl में भी कंसीडर होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है, मैं भी दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए नेगेटिव चार्ज बिकॉज द हाइड्रोजन एस लेफ्ट इज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ आएगा, और पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ओनली द हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज़ द मूव टू द हाइड्रोजन। देन कुछ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो भी इसके होंगे, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ इस पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर भी हैं और कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के भी हैं, तो कोवैलेंट के भी हैं, तो जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट के बीच की होगी। तो क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हायर होगा देन प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड से, बट लोअर देन द प्योरली आयनिक कंपाउंड से। देखिए क्योंकि क्या है शेयर कर रहे हैं तो कोवैलेंट से तो बच्चों ज़्यादा होगा, लेकिन आयनिक से क्या होगा कम होगा। और ये क्या है पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा था कि कंप्लीटली अगर दे देता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट में। ये कॉन्सेप्ट को समझो, तो जब चार्ज अपोजिट आते हैं तो अट्रैक्शन होता है वाटर की तरफ, तो वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवैलेंट में क्या था ऐसी शेयरिंग थी, चार्ज नहीं आ रहे थे तो वो सॉल्युबल नहीं था। यहाँ पे क्यों क्या होगा, कोवैलेंट ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्युबल है, तो ये एकदम बीच का होगा कि स्प्रेंगली पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा लाइट वाटर, लेकिन नॉन पोलर में मतलब ज़्यादा ऐसे ही ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब बीच की कंडीशन है। और यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स आपको मूवेबल या फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, तो लाइक कोवैलेंट बॉन्ड बैड कंडक्टर होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे बॉन्ड रिजिड होगा, डायरेक्शनल होगा। रिजिड इसलिए होगा क्योंकि देखिए डायरेक्शनल है, जिसको ज़रूरत होगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ आ रहा था तो नाइट्रोजन दे रहा है तो इसे हम डोनर कह देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं एक्सेप्टर कह देते हैं। तो देखिए डायरेक्शनल भी है और रिजिड भी है। देन बच्चों हम आते हैं बॉन्ड तो आपने बना दिया। अब जब बॉन्ड बनता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज़ द बॉन्ड एनर्जी। अब बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या है, अगर देखिए डिस्टेंस बिटवीन ये दो अगर आपके एलिमेंट हैं तो इनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ आपको क्या, जितनी बड़ी साइज होगी आपको पता है उतना ही क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। लेकिन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम। अब क्या कि अगर बॉन्ड क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि क्या करेगा वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बॉन्ड बनाएगा, जिससे कि क्या होगी वो बॉन्ड लेंथ उसकी वही न्यूक्लियस दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, तो आपकी जो वो बॉन्ड लेंथ होगी डिक्रीज करेंगी। देन बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड लेंथ तो थी न्यूक्लियस के बीच की डिफरेंस, लेकिन अगर अब आपके जो सपोज कंबाइन कर रहे हैं 2 या 3 अगर एलिमेंट या स्ट्रेट करके वाई समझ लीजिए कंबाइन कर रहे हैं, तो वो एक एंगल बनाएंगे, इनके बीच में जब वो जुड़ेंगे तो कुछ एंगल से जुड़ेंगे। ये देखिए बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 एटम्स द बॉन्ड फॉर्म एट एंगल विथ ईच अदर इज नोन एज अ बॉन्ड एंगल। अब ये कैसे होगा, इंक्रीज इन द, अगर देखिए ये अगर हम मान लें कि हमारा कोई ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ कोई भी दूसरे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, अगर सेंट्रल एटम की साइज़ क्या होगी अगर बड़ी होगी तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज़ बड़ी है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और एंगल को क्या करेगा साइज़ बड़े होने की वजह से उसका जो एंगल श्रिंक हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। अब आपका बॉन्ड एंगल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या है, मैं आगे आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाऊंगी बच्चों कि कैसे बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपका एंगल क्या होता है वो फिक्स है। तो अभी बस आप ये वर्ड समझ लीजिए। और जब भी आप बॉन्ड बनाते हो, मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड बन रहा है तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले, और ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो ये जब लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो फ्री है, तो जब फ्री होता है तो ये क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका क्या तो मूव है, कहीं से भी इसका दोनों के बीच में लोन पेयर के बीच में क्या होने लगता है रिपल्शन मतलब अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन होता है, तो वो एंगल पे क्या करता है इसका इफेक्ट पड़ता है। लोन पेयर बॉन्ड पर है तो घटाते हैं कि बढ़ाते हैं, ये मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बच्चों बताती हूँ।
अब बच्चों क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फॉर्मूला है, ये आपके सिलेबस में बच्चों है नहीं है कहने का कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हाफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें उस पे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करें एंटी बॉन्ड में, वो आपको क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। अब आपको पता है कि जब स्टूडेंट्स बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि बच्चों एनर्जी आपको क्या होती है कि एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्म होता है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है। अब क्या है बच्चों कि बॉन्ड आपका क्या होता है कि फॉर्म होता है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन पे भी आपको क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और ऐसा भी तो होता है कि बॉन्ड फॉर्म भी होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है। तो दोनों के लिए क्या होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो जो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है वो आपकी बॉन्ड एनर्जी है, और जो बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए चाहिए, तोड़ने के लिए चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों की एनर्जी की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट सेम होती है। जैसे हम कह दें कि डेल्टा ई या डेल्टा एच आप मान लें, ये एनर्जी है, एंथैल्पी एक ही फॉर्म में। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर एक का माइनस है तो दूसरे का प्लस होगा, क्योंकि एक एनर्जी रिलीज हो रही है और एक क्या करिए आपको नीड है, तो जो नीड है वो प्लस होगी और जो रिलीज हो रही है वो आपकी माइनस के फॉर्म में निकलेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और न्यूक्लियस के दोनों न्यूक्लियस के एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो गई बच्चों, वो आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई। और बॉन्ड ऑर्डर का कहने का मतलब है हम ये निकाल लें कि कितने बॉन्ड आपके क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं या एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो आपकी डिटेलिंग आगे आप पढ़ोगे, वो भी आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, बॉन्ड लेंथ के जस्ट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एंड ऑर्डर कम है। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। कहने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर कम है तो आपकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अब आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, वो डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक साइज पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे और बॉन्ड ऑर्डर पे। मैंने अभी क्या बताया आपको, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर साइज़ क्या है, अगर साइज़ बच्चों छोटा है, ठीक है, अगर साइज़ छोटा है तो आपका क्या है, ओवरलैपिंग के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही आपका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या है, ज़्यादा है। स्ट्रांग का मतलब ही ये होता है, ओवरलैपिंग आप समझते हो, मैं आगे आपको बताऊंगी बच्चों कि जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। ऐसा नहीं, अगर ये हम बोरॉन का, अगर आपको ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे और सपोज इसको हम हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ये शेल में प्रेजेंट होगा। वही शेल क्या करती है, वो एस हो सकती है, पी हो सकती है, तो वो शेल्स क्या करती है, आपस में ओवरलैप करती हैं। तो जितनी ही ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देन वो मूव टू द, अब आपका क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी कि ये देखिए कि हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एंटी बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अगर किसी भी आपकी जो स्पीसीज़ है
अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझते हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड, पेयर्ड नहीं है, हम ये इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर है। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आगे आप पढ़ोगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड में आगे, मैग्नेटिक समझते हो, चुंबक जिसे हम कहते हैं, उसके पास ले जाओगे तो ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। लेकिन अगर ये पेयर्ड है तो ये क्या करेगा बच्चों, ये डायमैग्नेटिक शो करेगा। डिटेलिंग आपको आगे समझाई जाएगी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि जब इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे तो ये उसकी तरफ रिपेल कर रहा है या फील्ड की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये आपको बताता है पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक शो करेगा, और अगर कहने का मतलब अगर अनपेयर्ड है तो ये अट्रैक्ट होगा, तो ये आपका क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। अब क्या है बच्चों, आपका कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म हुआ, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड खत्म हुआ। अब फैज़ान एक साइंटिस्ट थे, फैज़ान ने बच्चों ये बताया था कि जो आप कोवेलेंट बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड बना रहे हो, आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बना रहे हो, तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर भी होता है। या तो अगर वो कंप्लीट डोनेट कर दे, तो वो मैंने क्या कहा था, अगर दो हम एलिमेंट ले रहे हैं और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाए तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अगर इसके बीच में शेयरिंग हो गई तो वो आपका क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो फैज़ान ने ये कहा था कि जो ये आयनिक बॉन्ड है, इनमें क्या होता है कि ऐसी टेंडेंसी ये होती है कि ये पार्शियल कोवेलेंट, मतलब पूरी तरीके से कोवेलेंट करेक्टर को शो नहीं करेंगे, लेकिन इस पर भी कुछ ऐसी दिखाएगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड टाइप कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब ये कैसे शो करेगा, इसे देखने के लिए बच्चों पहले आप इसके पोस्टुलेट समझ लो कि इसमें क्या है कि स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन। मैंने क्या कहा था, जब आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक जो दे रहा है उसमें पॉजिटिव आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर इसकी साइज स्मॉलर होगी और एनायन की साइज क्या होगी, लार्जर हो जाएगी, तो कोवेलेंट जो कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट जो कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। अब वो क्यों होगा, देखिए बच्चों, अगर इसकी कैटायन की साइज़ स्मॉल है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज़ स्मॉल है। और जब साइज़ स्मॉल होगा तो वो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन की ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे होगा। और अगर एनायन का साइज़ ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ आपको पता है ना बच्चों कि नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन क्या है, दूर है, तो ज़्यादा नहीं होगा, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इस वाले एटम की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो जब अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्ट होने की वजह से वो क्या करेगा, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा विकृत जिसे कहते हैं, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। डिस्टोर्टेड जब हो जाएगा तो वो बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। इसमें देखो, ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो ये देखिए, ये इसका जो नेगेटिव चार्ज है सेंट्रल पे इसके पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज देखिए डिस्टोर्टेड हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टोर्टेड मतलब विकृत हो गया। और जब इसकी डिस्टोर्टेड हो जाएगा तो ये इसकी तरफ देखिए, पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, जिसे हम क्या कह लें, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। यानी कहने का मतलब है जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर को भी शो करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करने का मतलब ये है कि ये जो इसका नेगेटिव वाले का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव कैटायन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जब अट्रैक्ट होगा तो उसकी जो साइज़ होगी या उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो उसको डिस्टोर्ट कर देगा। डिस्टोर्टेड होने की वजह से ये देखिए इसका शेप क्या हो गया है, और न्यूक्लियस क्या होगा इस वाले का, दूर चला जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट क्या हो रहा है, कैटायन की तरफ हो रहा है। क्योंकि कैटायन जब अगर साइज़ में क्या कह रही हूँ, इसके पोस्टुलेट में क्या है कि कैटायन की साइज़ क्या होनी चाहिए बच्चों, स्मॉल हो जाइए। जब उसकी साइज़ स्मॉल होगी तो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, तो वो नेगेटिव को क्या करेगी, अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ये साइज़ इसका बड़ा है तो न्यूक्लियस से क्या होगा बच्चों, वो दूर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे आपके क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो साइज़ बड़ी होने की वजह से हमारा उतना अट्रैक्शन उसके ऊपर रहेगा नहीं, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर देखिए इसका इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये अपने शेप का क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। पोलराइज का मतलब मैंने आपको बता रखा था कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक पोल पे पॉजिटिव हो जाए और एक पोल पे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मॉलिक्यूल पोलर कैरेक्टर को शो करने लगे। तो इसी पोलैरिटी ही आपकी क्या है, उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। अब इसका सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था, ग्रेटर द एक्सटेंट द चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन द ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने क्या कहा था कि जितना चार्ज
ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। ये फैज़ान्स के बच्चों क्या थे, पोस्टुलेट थे, जो मैंने अभी आपको बता रखा है कि फैज़ान एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने बस ये बताया था कि ऐसा जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो क्या करता है, पार्शियल, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर को देखिए, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, तो पार्शियल कोई चीज़ को शो कर रहा है तो हम उसे कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं कह सकते, कंप्लीटली इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं कह सकते। तो इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ले सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा होगी तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज, और उसके स्ट्रक्चर को डिस्टोर्टेड कर देगा, और डिस्टोर्टेड होने की वजह से दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। देन आगे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब बच्चों जब बॉन्ड बनता है तो ऐसा तो नहीं है कि बस स्ट्रेट ही स्ट्रक्चर बनेगा, बॉन्ड्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आए और बॉन्ड्स बन गए, कुछ लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसकी ज्योमेट्री है, उसकी ज्योमेट्री बच्चों कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उसको ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम कहते हैं विस्पर थ्योरी, इससे क्या हुआ, एक्सप्लेन किया गया। अब इस बच्चों विस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है वो आप समझिए, एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल। अगर हम आपके बच्चों कोई भी कंपाउंड एक्स वाई ले रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम ये लिखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले हम वैलेंस शेल लिखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि जो आपका जब ये बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनाने पे हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे अरेंज करेंगे, एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में जो रिपल्शन हो मिनिमम हो, मतलब ऐसा ना हो कि ये दूर दूर भागें, ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे, तो उतना अच्छा स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉन्डिंग इस तरीके से होती है कि टू ऑब्टेन मिनिमम रिपल्शन स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे, हम सपोज एक्स वाई को ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे बॉन्ड बना पाएंगे कि इनके बीच में रिपल्शन कम लगे। अगर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल दूर भागेंगे और एंगल आपका वेरिएट करेगा या बढ़ सकता है। तो हमारा पोस्टुलेट विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में हम दूसरे एलिमेंट, दूसरे वाई को ऐसे जोड़ेंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। अगर ये आपका सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इस पर एक भी लोन पेयर बच्चों ना हो, अगर एक भी लोन पेयर ना हो तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन एक की जैसा, मतलब ज़्यादा नहीं है, सिमिलर है। अगर अलग अलग होते तो हो सकता है कि एक ज़्यादा नेगेटिव हो या ज़्यादा पॉजिटिव हो तो कम ज़्यादा लगा, लेकिन अगर सिमिलर है, दो ही है और एक भी नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर है नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ बॉन्डेड है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी मतलब रेगुलर होगी, मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, अगर आगे बताऊंगी लीनियर बनता है, टेट्राहेड्रन बनता है, तो रेगुलर बनेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो स्ट्रक्चर में अगर लीनियर बनना हो तो लीनियर से ये हो सकता है कि डिस्टोर्टेड बन जाए, अगर वी से वी बन जाए तो स्ट्रक्चर वेरिएट कर सकता है अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर सिमिलर ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स वाई है, एक्स वाई के अलावा अगर जेड हो गया तब क्या होगा, ये देखिए, ये है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑफ डिसिमिलर एटम हो, मतलब एक्स के साथ अगर वाई है और जेड भी है तो ये जो इनके बीच में रिपल्शन जो लगेगा वो बच्चों क्या होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो जो सपोज अगर पहले लीनियर बना तो अब ये लीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि क्या आ गया, डिसिमिलर आ गया, और अलग अलग ये क्या करेंगे, इनके बीच में अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी होगी, और ये स्ट्रक्चर क्या, रिपल्शन अलग अलग लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका वी शेप बन जाए या कैसे भी ये अरेंज हो जाएंगे। देन पांचवा पोस्टुलेट बच्चों क्या है कि इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ द, अब सपोज़ ये देखिए कि ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, अब सपोज़ इससे वाई और जेड को आप बॉन्ड बना लीजिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। ऐसा तो नहीं कि सारे बॉन्ड में, कभी कभी ऐसे आपके कुछ सारे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन वगैरह उनके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके ये अब आप क्या है कि ये बॉन्ड बना रहे हैं और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनता है जिससे इसका एंगल और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वेरिएट करती है। तो अगर सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो लोन पेयर अगर है तो उनके बीच में बच्चों क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू
लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, तो आपका एंगल उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर लोन पेयर तो सब लोन पेयर पर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो आपका जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में क्या होता है बच्चों, सबसे कम रिपल्शन होता है, तो एंगल आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये मैं आगे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये देखिए बच्चों, इसके कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये देखिए कि अगर मैं कह रही हूँ आपके कि सिर्फ यहाँ से बॉन्ड पेयर हैं, देखिए ये इनके बीच में ए है, ये देखिए ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, मैं बेरिलियम क्लोराइड बनाना है, तो आपको पता है कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, एक क्लोरीन इधर से जोड़ दीजिए, एक क्लोरीन, और क्लोरीन के पास आपके पास कितने हैं, 7। तो ये देखिए ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके साथ ही क्या है, ये देखिए एक भी ये जो आपके, हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं बच्चों, मैं सेंट्रल एटम की बात करूँ, सेंट्रल एटम पे देखिए अब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या बन रहा है, लीनियर। जब कोई भी स्ट्रक्चर लीनियर बनता है तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, 180। जब मैं हाइब्रिडेशन आगे पढ़ाऊंगी तो मैं ये आपको बताऊंगी। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि BF3 बनाइए। आपको पता है कि बोरॉन के पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको देखिए अरेंज कर दीजिए तो सेंट्रल एटम के पास क्या है, एक भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, और जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे और दे रखे हैं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक आप इसे पढ़िए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।